मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग दलीय व्यवस्थाओं का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आधुनिक समय में दल व्यवस्थाओं का राजनीतिक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां दल नहीं है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दलीय प्रणाली अवश्य विद्यमान है। राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप व संरचना तथा राजनीतिक दलों की प्रकृति, उद्देश्य, संरचना आदि के आधार पर विश्व में अनेक दलीय प्रणाली विद्यमान है। अनेक विद्वानों ने दलीय प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। अब हम एक दलीय प्रणाली के गुण दोषों का अध्ययन करेंगे। एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहता है। कार्टिस ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, एक दलीय पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें सत्तारूढ़ दल का या तो सभी अन्य गुटों पर प्रभुत्व होता है, जो सभी राजनीतिक विरोधों को अपने में समा लेने का प्रयास करता है, या वह बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी गुटों का दमन कर देता है जिन्हें प्रतिक्रांतिकारी या शासन के प्रति तोड़फोड़ करने वाला दल समझा जाता है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीय इच्छा को विभाजित करने वाली शक्तियाँ होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है और सरकार पर उसी का वर्चस्व लंबे समय तक बना रहता है। ये व्यवस्था सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्रीय 2 प्रकार की होती है। भारत में 1977 तक लोकतंत्रीय व्यवस्था का प्रचलन रहा। अन्य दलों के होते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार स्वतंत्रता के बाद 1977 तक कांग्रेस की ही रही। इस प्रकार की दल व्यवस्था भारत, जापान, मेक्सिको, कीनिया, ब्राज़ील आदि देशों में है। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी एक दलीय व्यवस्था इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, चीन, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, स्पेन आदि देशों में रही है और कुछ में तो अब भी विद्यमान है। एक दलीय प्रणाली के गुण: विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को कायम रखती है, क्योंकि सभी नागरिक एक ही विचारधारा से बंधे होते हैं। नंबर 2, एक ही दल की कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल होने के कारण यह स्थायी सरकार की जनक है। नंबर 3, किसी दूसरे दल के प्रभाव के बिना इसमें सुदृढ़ व मजबूत शासन की स्थापना होती है। नंबर 4, लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करना संभव है। नंबर 5, सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन के निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, जिससे शासन में दक्षता आती है। नंबर 6, ये गुटबंदी की कमियों से सर्वदा दूर है। एक दलीय प्रणाली के दोष: नंबर 1, यह प्रणाली नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाली होने के कारण अलोकतांत्रिक है। नंबर 2, यह प्रणाली निरंकुशता की जनक है। नंबर 3, इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। नंबर 4, इसमें मनुष्यों के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। नंबर 5, यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ है। नंबर 6, इसमें विरोधी दलों को सकारात्मक भूमिका की अनुपस्थिति रहती है। नंबर 7, इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग है। नंबर 8, यह बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं के विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि एक दलीय प्रणाली एक तरह से तानाशाही शासन व्यवस्था की ही परिचायक है। जिन देशों में यह विद्यमान है, यहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अधिकारों के नाम पर नागरिकों पर कर्तव्य थोपे जा रहे हैं। इस प्रणाली की
तानाशाही ने सोवियत संघ को बिखेर दिया था। तानाशाही के बल पर शासन को चलाना और वैधता बनाए रखने का प्रयास कदापि सफल नहीं हो सकता। जिस देश में जनतंत्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी भी ढील मिल जाने पर जनता उस शासन का तख्ता पलट देती है। निरंतर शक्ति बनाए रखने ही इस शासन प्रणाली के अस्तित्व का एकमात्र आधार है। विश्व में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां यह प्रणाली लंबे समय से कार्य कर रही है। आज आइवरी कोस्ट, केन्या, मलावी, जाविया, लाइबेरिया, गिनी, सोवियत संघ, घाना आदि देशों में इस शासन प्रणाली के विनाश का उदाहरण हमारे सामने यह तर्क प्रस्तुत करता है कि जन सहभागिता के अभाव में एक दलीय प्रणाली अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है। देर सवेरे इसका अंत अवश्यभावी है। द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र दो दलों के हाथों में रहता है। ये दोनों राजनीतिक दल इतने सशक्त होते हैं कि किसी तीसरे दल को सत्ता में नहीं आने देते। इन दो दलों के अतिरिक्त अन्य दलों की राजनीतिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। ब्रिटेन तथा अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ब्रिटेन में लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टी तथा लेबर पार्टी ही कार्यरत है। इसी तरह अमेरिका में लंबे समय से दो ही दलों डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन का वर्चस्व है। इंग्लैंड में साम्यवादी दल तथा उदारवादी दल भी है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में इन दो दलों को छोड़कर कभी किसी अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है। इनमें से एक दल तो सत्तारूढ़ रहता है, जबकि दूसरा दल अल्पमत में होने के कारण विरोधी दल की भूमिका अदा करता है। राजनीतिक शक्ति का द्विदलीय विभाजन होने के कारण ही इसे द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। बेल्जियम, आयरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग, पश्चिम जर्मनी, कनाडा आदि देशों में भी द्विदलीय व्यवस्था ही प्रचलित है। द्विदलीय व्यवस्था के गुण। द्विदलीय व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, इसमें सरकार स्थिर होती है, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल और विधानमंडल दोनों में एक ही दल का बहुमत होता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण न तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है और न ही समय पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं। नंबर 2, इसमें सरकार बहुमत पर आधारित होने के कारण अधिक दृढ़ या शक्तिशाली होती है। इसी कारण यह अपनी नीति को आसानी से लागू करा सकती है। बिलों पर वाद विवाद करते समय मंत्रिमंडल को बहुमत के कारण अधिक कठिनाई से बिना पास करवाने नहीं पड़ते। प्रत्येक बिल सरलता से पास हो जाता है। नंबर 3, इसमें स्थायी सरकार होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं लागू की जा सकती हैं और नीति को भी प्रभावी रखा जा सकता है। नंबर 4, इसमें सरकार अच्छे या बुरे शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य होते हैं। अतः यह प्रणाली उत्तरदायी सरकार को जन्म देती है। नंबर 5, यह जनमत की भावना पर आधारित प्रणाली है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है। जनता की इच्छा के अनुसार ही कोई राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है। नंबर 6, स्पष्ट बहुमत के कारण इसमें सरकार बनाना आसान होता है। इसी कारण यह बहुदलीय प्रणाली की तरह भ्रष्ट तरीके से सरकार बनाने के दोषों से जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। नंबर 7, इसमें संगठित विरोधी दल होता है, जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को जनता की इच्छा का ध्यान दिलाता रहता है। इससे सरकार जन इच्छा के प्रति जागरूक बनी रहती है। नंबर 8, इसमें निरंकुशता की भावना नहीं है। शासन का संचालन जनतंत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। द्विदलीय प्रणाली के दोष। द्विदलीय प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही की स्थापना हो जाती है, क्योंकि विधानमंडल में मंत्रिमंडल का बहुमत रहने के कारण हर बिल को पास कराने में सुविधा रहती है। नंबर 2, इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना
बनकर रह जाता है, क्योंकि बहुमत के निस्सों में मंत्रिमंडल विधानमंडल पर हर अनुचित व उचित दबाव डाल सकता है। नंबर 3, इसमें मतदाताओं की स्वायत्तता सीमित हो जाती है, क्योंकि उनके सामने 2 ही दल होते हैं, जिनमें से एक को ही वे चुन सकते हैं। नंबर 4, इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि जटिल सामाजिक संरचना में जनप्रतिनिधित्व के लिए कई दलों का होना आवश्यक होता है। नंबर 5, इसमें सारा देश 2 परस्पर विरोधी गुटों में या विचारधाराओं में बढ़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। नंबर 6, इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में निर्वाचकों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और संसद की स्थिति मंत्रिमंडल के हाथों में एक खिलौना जैसी हो जाती है। लेकिन फिर भी यह प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। संसदीय व अध्यक्षात्मक सरकारों की सफलता के लिए इसका होना बहुत आवश्यक है। स्थिर प्रशासन व उत्तरदायी सरकार के रूप में आज यह प्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अतः निसंदेह रूप में यह कहा जा सकता है कि यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। नंबर 3, बहुदलीय प्रणाली। जिस देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल हों, ऐसी स्थिति में हो कि चुनाव में उनमें से किसी भी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए, यहाँ बहुदलीय प्रणाली मिलती है। इससे सरकार एक दल की भी बन सकती है और कई दलों को मिलाकर साझा सरकार भी बन सकती है। साझा सरकार बनने का प्रमुख कारण यह होता है कि इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वोट विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों में वितरित हो जाते हैं। ऐसे दल प्रणाली विश्व में अनेक देशों में पाई जाती है। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह दल प्रणाली स्थायी और अस्थायी 2 तरह की होती है। स्थायी सदस्यीय प्रणाली वह है जिसमें अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उनका ध्येय सरकार चलाने के साथ साथ यह भी रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता न आए। स्विट्जरलैंड में ऐसी ही प्रणाली है। यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक, रेडिकल डेमोक्रेटिक्स, लिबरल्स डेमोक्रेट और साम्यवादी दल राजनीतिक विघटन की स्थिति पैदा किए बिना ही सत्ता प्राप्त कर संघर्ष करते हैं। इसके विपरीत अस्थायी बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता की राजनीतिक दलों को कोई चिंता नहीं होती है। उनका लक्ष्य तो सत्ता प्राप्त करना है। भारत तथा फ्रांस में ऐसी ही प्रणालियां हैं। बहुदलीय प्रणाली के गुण। बहुदलीय प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं। नंबर 2, इसमें जनसाधारण को विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राष्ट्र 2 विरोधी गुटों या विचारधाराओं में नहीं बंटता। नंबर 3, इसमें मतदाताओं को चुनाव की स्वतंत्रता रहती है। वे किसी एक दल को अच्छा मानकर उसका समर्थन कर सकते हैं। नंबर 4, इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है, क्योंकि कई बार कई दल मिलकर ही सरकार बनती है, जिसका संसद में मिला जुला ही बहुमत रहता है। नंबर 5, इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना नहीं बनता, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल में एक दल के बहुमत पर निर्भर न रहकर विधानमंडल के सभी बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 7, इसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार जनहित विरोधी कार्य करती है तो वह समय से पूर्व भी बिखर सकती है। नंबर 7, इसमें स्थानीय स्वशासन की भावना का विकास होता है। नंबर 8, इस प्रणाली का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। नंबर 9, इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव है। बहुदलीय प्रणाली के दोष। बहुदलीय प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, इसमें सरकार कई दलों से मिलकर बनी होने के कारण निर्बल और अस्थायी होती है।
जो किसी भी समय टूट सकती है। नंबर 2, इसमें सरकार दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं कर सकती और न ही दृढ़ नीतियों का निर्माण करके उन्हें लागू कर सकती है। नंबर 3, इसमें सरकार का निर्माण करने में काफ़ी मुसीबतें आती हैं। सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में जो सौदेबाजी होती है वह राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप है। नंबर 4, इसमें दल बदल की संभावना अधिक प्रबल रहती है और अनुशासनहीनता बढ़ती है। नंबर 5, इसमें प्राय संगठित विरोधी दल का अभाव रहता है। नंबर 6, इसमें विभिन्न दलों के सदस्यों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जो दल शासन का निर्माण नहीं कर सकता। 7, इसमें शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। किसी एक दल द्वारा समर्थन वापस ले लेने पर सरकार गिर जाती है। नंबर 8, साझा सरकार होने के कारण इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। नंबर 9, यह अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता की जनक है। नंबर 10, यह अस्थिर सरकार की जनक होने के कारण देश पर चुनावी बोझ लादने वाली है। उपरोक्त विवेचन के बाद ये कहा जा सकता है कि बहुदलीय प्रणाली किसी भी देश में अधिक सफल नहीं रही है। निर्बल व अनुत्तरदायी शासन के रूप में इसकी निरंतर आलोचना होती रही है। इसमें कभी भी स्थिर सरकारों का निर्माण नहीं हुआ है। यद्यपि भारत में वर्तमान में अपना पूरा कार्यकाल निकाला है, साझा सरकार होते हुए ऐसी स्थिरता देना अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। लेकिन फ्रांस में 1870 से 1914 तक 88 सरकारों का निर्माण हुआ। बहुदलीय प्रणाली का इतिहास बताता है कि साझा सरकारें कभी अधिक सफल नहीं रही। ऐसे अवसर बहुत ही कम आए हैं जब बहुदलीय प्रणाली में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने पर सरकार बनाई गई हो। भारत में 1967 तक ही बहुदलीय प्रणाली अधिक सफल रही है। आज कम ही देश ऐसे हैं जहां बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत स्थिर सरकारों का निर्माण हुआ है। यदि बहुदलीय प्रणाली के दोषों में से कुछ का निवारण भी कर दिया जाए तो यह प्रणाली स्थिर सरकारों के मार्ग पर चल सकती है। भारतीय संसद ने हाल ही में दल बदलू विरोधी कानून पास करके निर्धारित अवधि तक किसी भी विधायक को विधानमंडल में दूसरे दल का प्रतिनिधित्व करने पर रोक लगा दी है। इसमें साझा सरकार का आधार मजबूत होने के प्रबल आसार हैं और बहुदलीय प्रणाली की सफलता के भी। लेकिन वर्तमान में तो ये अस्थिर सरकारें की जनक ही लगती हैं।